हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2000 का आज डिस्कस होगा, जो कि 2000 में आया था। और यहाँ पर हम जिन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन कॉन्सेप्ट को आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इतना हो सकता है कि दो चार क्वेश्चन शुरू के उनको हम लास्ट में डिटेल में देखेंगे। शुरू में हम उनको देखकर आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब हम इनके बाद अब आपके शुरू करने वाले हैं मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट करने के बाद आप हो जाएंगे बिल्कुल रेडी एग्जाम देने के लिए, आपकी तैयारी पूरी पक्की हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज का पहला क्वेश्चन है, असममित बटन की आवर्ती वक्र में यदि शिखर से आधार रेखा पर एक लंब खींचा जाए तो इस प्रकार बटे दो भाग में, यदि दाहिने वाला यदि दाहिने वाला भाग क्षेत्रफल बाईं वाले भाग के क्षेत्रफल से अधिक हो। दाहिना मतलब, और बाइना, दाहिना होगा उल्टा वाला। तो देखिए ये कह रहे हैं कि अगर खींचा जाए तो, और कौन सा, इस तरह से खींचा जाए और यहां पर खींचकर ऊपर से यहां लंब डालना है, और यहां दाहिने वाला दाहिने वाला ये ज्यादा होगा बाएं वाले से। तो निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक होता है? माध्यिका का, माध्य का, या बहुलक का? तो देखिए सबसे अधिक जो होगा यहाँ माध्य का होता है। माध्य मतलब मीन का मान यहाँ सबसे ज्यादा होता है। अब मीन का कहाँ होगा, मीडियन का कहाँ होगा, इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं अपकिरण के सापेक्ष माप क्या कहलाती है। तो अपकिरण के सापेक्ष जो माप होती है वो होती है आपकी अपकरण गुणांक होती है, रिलेटिव कोफिशिएंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है, क्रमानुसार प्राकृतिक अंकों का प्रमाप विचलन स्टैंडर्डाइजेशन किस सूत्र के द्वारा निकाला जा सकता है? तो ये निकाला जाता है, तो ये फाइंड किया जाता है आपका स्टैंडर्ड इजिकल टू, और इसका आपको याद रखना है यहाँ पर 1/12 और एन स्क्वायर माइनस 1, अंडर 1/12 और इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1, इसके द्वारा निकाला जा सकता है। तो आपका फोर्थ आंसर यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहसंबंध का मान किसके बीच में होता है? तो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन वो हमेशा किसके बीच में होगी? तो ये होगी हमेशा -1 से +1 के बीच होती है। ये नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और आपका जीरो कोरिलेशन हो सकता है। और कोरिलेशन के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो किसका है? मैंने आपको पिछली क्लास जो थी मेरी 2010 में, 2010 वाले में मैंने आपको बताया था फिशर लैस्पेरी और पाश्चेकर किस तरह से फॉर्मूला होता है, किस तरह से उनको बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काल पेर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज कैलकुलेटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉर्मूला। तो अगर आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना चाहते हैं वो भी कारपोरेशन के फॉर्मूले से, तो उसका फॉर्मूला कौन सा होगा आपको ये बताना है। तो देखिए आपका सही जो फॉर्मूला होगा वो होगा आर इजिकल टू आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं आप को वेरियांस को वेरियांस किसका को वेरियांस एक्स इंटू वाई का, और होल अपॉन अंडरवुड वेरियांस वेरियांस एक्स इंटू वेरियांस वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा, मीन्स आंसर आपका बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय आय की अवधारणा आधार प्रस्तुत करती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम प्रोवाइड द बेसिस फॉर। तो किसके लिए बेसिस देती है? देखिए आपके मैक्रो और माइक्रो दो अर्थशास्त्र हैं। अब आप में जो इंडिविजुअली प्रॉब्लम सोल्व की जाती है, इंडिविजुअली बातें की जाती है, वो माइक्रो में की जाती है। और अगर एज अ होल आप इकोनॉमी की बात करते हैं, पूरी इकोनॉमी की, वो मैक्रो में की जाती है। अब आप जब नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय की, तो वहां किसी एक पर्सन की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये किस में जाएगी आपकी मैक्रो
मैक्रो में चली जाएगी। तो ये एनालिसिस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस निम्न में से क्या शामिल नहीं किया जाता? किसको शामिल नहीं करते? व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग जीएनपी मीन्स नेशनल इनकम, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड बाय यू? बताइए क्या आप इंक्लूड नहीं करोगे? Which of the following is not included in gross national product? GNP at market price. So wages and salary, you will include this. Indirect tax, this is also calculated. means ये आपका माइनस हो जाता है। और उधर कैपिटल डेप्रिसिएशन, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, इसको भी शामिल करते हैं। बट पेंशन एंड फंड्स को हम शामिल नहीं करते हैं। पेंशन को हम शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम बोलते हैं, या वन वे ट्रांजैक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कीमत में गत वर्ष की तुलना में 100% की वृद्धि हो जाए और जीएनपी स्थिर रहे, इंग्लिश में देख लें, इफ द प्राइस इंक्रीजेस बाय 100%, प्राइस कितने परसेंट बढ़ गए हैं? 100%। कंपेयर टू लास्ट ईयर, लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करते हैं तो 100% प्राइस इंक्रीज हो गए हैं। एंड जीएनपी, जो जीएनपी है वो रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी जो आप बना रहे थे और उसको एक एक तरह से आपने कोई आर्टिकल बनाया, इसको आप जितने में भी बेच रहे थे, अब इसका रेट जस्ट डबल हो गया, 100% की वृद्धि हो गई, लेकिन आपकी इनकम फिर भी वही है। ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है कि जो आपका उत्पाद है, वो आपने उत्पादन जो किया है, जो आपका प्रोडक्शन है, वो पहले से भी आधा हो गया हो। भाई देखिए, आपने एक, मान लेते हैं, एक यूनिट बनाई, वो यूनिट आपने 1,000 रुपए में बेच दी, या आपने 10 यूनिट बनाई, 1,000 रुपए की एक यूनिट, तो आपकी ये हो गई 10,000 रुपए में आपने यूनिट बेच दी। इसके बाद क्या होता कि 100% क्या हो जाता? रेट बढ़ जाते हैं, यानी कि अब की बार 10 यूनिट जो, अब की बार जो है रेट कितने हो गए? रेट हो गए आपके 2,000, 100% बढ़ गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अब कितना हो जाएगा? 2,000। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब इनकम बढ़ी नहीं है, 20,000 हो गया। 20,000 हुआ नहीं है, अब भी उतना ही है, 1,000। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, रेट तो आपका बढ़ा है, 1,000 की जगह कितने का जा रहा है आपका सामान? 20,000 का, सॉरी 2,000 का जा रहा है। तो इसका मतलब अब आपका प्रोडक्शन आधा हो गया, 5। तो अब आप देखेंगे, तो अब भी कितना आएगा आपका? 2,000 में अगर आप 5 की करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? अब भी उतना ही आएगा, 10,000। पहले 10,000 आ रहा था 10 यूनिट बेचने पर, अब 5 यूनिट बेचने पर क्या आ रहा है? आपका 10,000 ही आ रहा है। और जबकि यहाँ पर रेट देखो देखो, डबल हो गए, बिल्कुल 100% बढ़ गए। पहले कितने थे? 1,000 का एक, आपका एक यूनिट थी, और अब कितने की जा रही है? 2,000 की, लेकिन फिर भी 10,000 ही कमाई हो रही है। इसका मतलब क्या है कि रेट, आपका जो उत्पादन है, वो आधा रह जाता है। मतलब प्रोडक्शन इज हैज हेल्प्ड इन द ईयर, हाल्फ इन द ईयर, हाफ हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। उपभोक्ता की तटस्थ वर्ग का ढाल कैसा होता है? अगर बात करें द स्लोप ऑफ कंज्यूमर इंडिफरेंसेस कर्व, तो देखिए, वैसे इंडिफरेंसेस कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है। लेकिन यहाँ पर डाउनवर्ड वर्ड है नहीं, तो धनात्मक नहीं कह सकते, मतलब पॉजिटिव नहीं कह सकते। डाउनवर्ड का मतलब निगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव कहेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि उपभोक्ता ए के लिए एमआरएस एक्स वाई सीमांत पर स्थापित दर उपभोक्ता वाई की एमआरएक्स वाई से ज्यादा है, तो संभव है कि उपभोक्ता ए के लिए लाभ इस त्याग में होगी। इफ एमआर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस एक्स वाई is consumer A is greater than MRS XY for consumer B, it is possible that gain for the consumer A will be in the sacrifice of। A कितना सेक्रीफाई करा होगा, तो उसमें आएगा आपका अतिरिक्त सूचना के बिना अभी आप कुछ नहीं कह सकते। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, और भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक लिमिटेड कंपनी ने 100 अंश को, जो पूरी तरह से याचित थे, उनको अपहरण कर लिया, जिन पर 4 रुपए प्रति अंश दत्त थे।
मतलब थे। इनमें से 50 अंश छीने 100 हैं, 50 अंश 8 रुपए प्रति की दर से पुनः निर्गमित किए गए पूंजी संचय में कितना हस्तांतरण करोगे? मतलब आ कंपनी, आ लिमिटेड कंपनी हैज फुल्ली कॉल्ड अप 100 शेयर ऑन विच, कंपनी यहां पर आएगा फोरफिटेड। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने अपहरण कर लिया ना, तो फोरफिटेड आएगा यहाँ। क्वेश्चन अब देखिए, अ कंपनी हैज फॉरफिटेड फुल्ली कॉल्ड अप 100 शेयर ऑन विच 4 रुपीज पर शेयर वॉज पेड अप। तो देखिए शेयर जो था आपका 100 शेयर फॉरफिटेड किए हैं। कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? 100 शेयर फॉरफिट किए हैं। ऑन विच रुपीज फॉर हैज पेड, 4 रुपीज इस पर पेड हो गए हैं, 4 रुपीज पेड हो गए हैं। आउट ऑफ दीज 50 शेयर्स वर इशूड एट 8 पर शेयर। लेकिन यहाँ शेयर कितने का है ये नहीं बताया गया है। वैसे शेयर ये 10 का ही होगा जब आपसे 4 कोल्ड अप है, और यहाँ पर रीइशूड कर दिया 8 में। तो क्योंकि आपको भी पता है कि देखिए रीइशू कितने कर सकते हैं, जितने रुपए में खरीदा है उससे वो पूरा होना चाहिए। तो देखिए 100 शेयर थे, और 4 रुपीज जो थे इसमें वो है 4 पर पेड अप। 4 रुपीज तो मिल गए हैं, इसका मतलब इस पर 6 रुपए अभी नहीं मिले हैं इस शेयर पर। कितने शेयर हैं? 100 शेयर हैं। कितने मिल चुके हैं इस पर? 4 रुपए मिल चुके हैं। 10 रुपए का शेयर है एक, ठीक है, 10 रुपए का एक शेयर है, 4 रुपए तो मिल गए, लेकिन 6 रुपए अभी नहीं मिले हैं। बात ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया? इन 100 शेयर को छीन लिया। अब कंपनी ने ये जो 100 शेयर थे, कंपनी ने क्या किया? इनको दो जगह बिठा दिया, एक इधर एक इधर। इधर 50 शेयर रख दिए, इधर 50 शेयर रख दिए। अब इन पर कितना रुपए छीन कर आया था? क्योंकि एक शेयर पर 4 रुपए कंपनी ने छीन लिए, तो कितने हो गए? 50 पे कितने हो जाएंगे आपके? 200 रुपए आ गए इसके हिस्से में, और 200 ही इन पर छीन कर आए हैं। ठीक है। अब ये जो 200 रुपए आए हैं, इधर जो छीनकर 200 रुपए आए हैं, इधर भी 200, तो कंपनी ने कौन से शेयर इशू किए हैं? ये वाले। इनके बारे में कुछ नहीं सोचा, बस 50 शेयर इशू किए हैं। और 50 शेयर इशू करने में भी है तो 10 रुपए का शेयर, और कितने में इशू किया है? 8 रुपए में शेयर इशू किया है। तो एक शेयर पर कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? 2 रुपए। और शेयर कितने हैं? 50। तो कितने रुपए की कमी पड़ रही है? 100 रुपए की कमी पड़ रही है। अब ये 100 रुपए कहाँ से पूरे किए जाएंगे? ये 100 रुपए पूरे किए जाएंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितने? 200 रुपए। वैसे 200 यहाँ भी है, लेकिन इनको नहीं देख सकते ना, क्योंकि ये तो हम रीइशू नहीं कर रहे। हम केवल उन्हीं शेयर की बात करेंगे, उन्हीं शेयर के फॉरफिटेड, उन्हीं शेयर को देखेंगे जो छीन कर आया पैसा। छीन कर आया पैसा कितना? जिन शेयर को हम रीइशू कर रहे हैं। तो हम कितने शेयर रीइशू कर रहे हैं? 50 शेयर रीइशू कर रहे हैं। इन पर कितना रुपया आया है? इन पर आया है इन पर आया है आपका 200 रुपए। तो इन 200 रुपए में से 100 तो यूज कर लिए, 100 तो हो गए यूज। क्यों? रीइशू करने में बचे कितने? यहाँ पर 100 रुपए बचे बस। इनका क्या करोगे? इनको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, अगर शेयर रीइशू करते हो तो जनरल एंट्री क्या बनाते हो? तो देखिए वहां पर जनरल एंट्री बनती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट। क्या करते हो आप? बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ है? आपने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से भी पैसा लाए हैं। क्यों? शेयर फॉरफिटेड या फॉरफीचर अकाउंट, कोई सा भी लिख सकते हैं आप, उस वहां से पैसा लाए हैं। कितना लेकर आए? वहां से 100 रुपए लेकर आए हैं, क्योंकि आपके कितने हैं? 50 शेयर। एक कितने में जा रहा है? 8 रुपए में जा रहा है। तो कितने में जा रहे हैं? 400 रुपए में जा रहे हैं। तो 400 रुपए में आपके शेयर जा रहे हैं। और टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल है कितने का शेयर? शेयर जो है आपका वो है आपके 500 के। कैसे 500 के कैसे कहा मैंने? 500 रुपए के कैसे कहा मैंने शेयर? क्योंकि 50 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो जा तो रहे हैं आपके पांच पांच 500 रुपीज के। और पैसा कितना आ रहा है? 400 रुपीज। तो 100 कहाँ से लाओगे आप? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से लेकर आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह संगठन जिनमें अधिकतर विभिन्न स्तरों द्वारा ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होता है कहलाता है। वह संगठन जिनमें अधिकार, द ऑर्गेनाइजेशन इन विच मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंस इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम थ्रू डिफरेंट लेवल टू इज कॉल्ड। यहाँ बात अधिकतर की नहीं है, किसकी बात है? यहाँ अधिकारों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अधिकारों की।
अधिकारों की बात हो रही है, ठीक है। उत्तर नहीं है, ये है अधिकार। अधिकार की बात हो रही है यहाँ पर। अधिकार क्या होते हैं यहाँ पर? जो अधिकार होते हैं वो आपके क्या 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 कह रहा है कि नीचे से ऊपर की ओर प्रभावित होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप का संगठन है जिसमें ये अधिकार जो होते हैं ऊपर से नीचे की ओर को प्रभावित होते हैं? तो ये होता है आपका रेखीय संगठन। ये कौन सा संगठन होता है? रेखीय संगठन, मतलब लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अथॉरिटी क्या होती है? टॉप टू बॉटम फ्लो होती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साझेदारी फर्म का पंजीकरण, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज कंपलसरी होता है, ऑप्शनल होता है, या ऑप्शनल होता है, या इनमें से कोई नहीं, या नेसेसरी होता है, या नेसेसरी होता है। तो देखिए ये ऐच्छिक होता है, मतलब ऑप्शनल होता है। आप चाहें तो पंजीकरण कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं साझेदारी का, पार्टनरशिप का, चाहे ना कराएं, बट कंपनी का कराना जरूरी होता है, ठीक है। उधर कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी पंजीकरण कराना जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और किसका जरूरी नहीं होता? सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप उसको कराएं रजिस्टर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। साझेदारी में साझेदारों का जो दायित्व होता है, जनरली बात पूछ रहा है ये आपसे। इन अ पार्टनरशिप लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज, तो लाइबिलिटी कैसी होती है? सेवरल होती है, जॉइंट होती है, जॉइंट और सेवरली होती है, या जॉइंटली एंड सेवरली होती है, मतलब संयुक्त और पृथक होती है। देखिए सही आंसर आपका फोर्थ होगा, जॉइंटली होती है एंड सेवरल होती है। मतलब संयुक्त तो सभी मिलकर, अगर बिजनेस में कोई घाटा हो जाता है, लॉस हो जाता है, उसको सभी मिलकर पूरा करते हैं, तो ज्वाइंटली पूरा करते हैं। और अगर अकेले अकेले के नाम पर कुछ निकल कर आती है लाइबिलिटी, तो उसको हर बंदा अकेला ही उसको पूरा करेगा, चाहे उसको अपनी पर्सनल एसेट क्यों ना यूज करनी पड़े। एक आवश्यक, जो एक माइनर है, उसको आप साझेदारी में पार्टनर बना सकते हैं, पार्टनर नहीं बना सकते, या पार्टनर बना सकते हैं केवल प्रॉफिट के लिए, या पार्टनर बना सकते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पढ़ लिया। देखिए ये कह रहा है कि जो माइनर है, अवयस्क है, मतलब जो 18 ईयर से कम का है, नाबालिग है, उसको पार्टनर बनाया जा सकता है। कैन बी अ पार्टनर इन अ फर्म, फर्म में क्या पार्टनर हो सकता है, या कैन बी मेड पर्सनली लाइबल टू शेयर द लॉसेस ऑफ द फर्म, या फर्म में लॉसेस के लिए, फर्म में हानि के लिए साझेदार बनाया जा सकता है, या कैन बी मेड अ पार्टनर इन अ फर्म व्हेन द मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर एग्री, या अगर मेजोरिटी बहुसंख्या में पार्टनर, मेजोरिटी में पार्टनर तैयार हो तो उसको पार्टनर बनाया जा सकता है, या कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, ये टू शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, या फर्म में अगर सभी साझेदार सहमत हैं तो फर्म में उसे केवल प्रॉफिट में हिस्सा देने के लिए पार्टनर बनाया जा सकता है। तो ये बात सही है, तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर कोई पार्टनर 18 ईयर से बिलो डाउन है, मतलब आपका माइनर है, तो उसको आप पार्टनर बना तो सकते हो, लेकिन आप उसको केवल प्रॉफिट के लिए पार्टनर बना सकते हो। अगर लॉस हो गया तो उसको आप लॉस में हिस्सा, उसको उसका शेयर नहीं देंगे लॉस होने पर। और उसके पास ऑप्शन भी होता है, जिस दिन वो वयस्क हो जाएगा फिर उसे क्या करना होगा, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो पार्टनरशिप में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है। अगर रहना चाहता है तब से ही उसकी लाइबिलिटी और पार्टनर की तरह हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि जिन देशों की अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक हुई है, उन देशों में औद्योगिक क्षेत्रों के प्रति श्रम का पूर्ति वक्र कैसा होता है? इन द कंट्रीज वेयर पॉपुलेशन ग्रोथ हैज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ दियर इकोनॉमीज, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेबर सप्लाई कर्व फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर? इलास्टिक होता है, इनइलास्टिक होता है, इनफाइनेटली इलास्टिक होता है, लेस इलास्टिक होता है? सो आंसर इज इलास्टिक होता है, लोचात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित माध्यों का अवलोकन कीजिए। अर्थमेटिक मीन और प्राथमिक माध्य, प्राइमरी प्राइमरी मीन, माध्य प्राथमिक मतलब प्राइमरी मीन, प्राइमरी मीन, ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य, और द्विघातीय माध्य क्वाड्रिक मीन।
उपयोग के माध्यमों में निम्न में कौन सा गणित के माध्य है? अब आपको बताना है इसमें मैथमेटिकल कौन से हैं। इसमें आपको बताने हैं जो मैथमेटिकल होते हैं। मैथमेटिकल आपके मीन है। तो मैथमेटिकल मीन कौन कौन से हैं? देखिए, अर्थमेटिक मीन भी इसमें आता है और आपका प्राइमरी मीन भी, ज्योमेट्रिक मीन, क्वाड्रिक मीन, ये तो सारे ही आ रहे हैं। ये तो सारे ही आ रहे हैं। तो सही आंसर होगा आपका फोर्थ। सभी ये क्या है? अर्थमेटिक मीन है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी समंग श्रेणी की आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उस श्रेणी के मध्य जो में जो मूल्य आता है उसको क्या कहते हैं? मध्य का, बहुलक, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य। When an equal series is arranged in the ascending or descending order, what is the value that comes into middle of the series is called mean, mod, arithmetic mean or geometric mean. So correct answer is first, that is mean. That mean, not mean, that is median. This is median. So median is correct answer. तो मीडियन होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, जब आप असेंडिंग डिसेंडिंग में कर लेते हो एन अपॉन टू की वैल्यू निकालते हो फॉर्मूला लगाकर, तो आपका मीडियन आता है। तो ये आप मीडियन लिख लेना। नेक्स्ट देखते हैं। आवर्ती बटन में किस रीति द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करते समय गठन क्रिया की शुद्धता की जांच करने के लिए चार्जियस जांच का प्रयोग किया जाता है? Charlier test is used to check the accuracy of the forming process while finding the arithmetic mean in the periodic distribution by which method? Direct method, shortcut method, step derivation method. So correct answer is fourth, मीन्स आपका शॉर्ट मेथड और स्टेप डाइवेशन मेथड, इन दोनों में ही क्या होता है आपका यूज करते हो आप चार्लियर्स जांच का प्रयोग करते हो। नेक्स्ट देखते हैं। किस माध्य की गणना करते समय अगले वर्ष के मूल्य को शामिल कर लिया जाता है परंतु पिछले मूल्य को छोड़ा नहीं जाता? while calculating which mean the value of the next year is included but previous value is not left out? Cumulative mean, moving mean, संचय माध्य, गतिमान माध्य, संग्रंथि माध्य या वर्गीकरणीय माध्य। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड, मीन्स मूविंग मीन, गतिमान माध्य। आपको निम्नलिखित मदे दी हुई हैं। अब आपको यू आर गिवन टू फॉलोइंग आइटम्स। नाउ यू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू अरेंज दीज आइटम्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट सीक्वेंस। तरलता के क्रम, और वो भी क्या, लिक्विडिटी के फॉर्म में आपको इनको लिखना है। तो लिक्विडिटी के फॉर्म में इनको आप लिखेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल, डेटर्स और बिजनेस अर्न बट नॉट रिसीव्ड। मीन्स बिजनेस अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम। तो बताइए आप कैसे लिखेंगे इनको तरलता के क्रम में? देखिए, जब लिक्विडिटी की बात करते हैं तो लिक्विडिटी में सबसे ऊपर जो आती है हमारी करंट एसेट आती है। कौन सी एसेट आती है? करंट एसेट आती है। और उसके बाद जो हमारी नॉन करंट एसेट होती है वो आती है। ठीक है, तो अब नॉन करंट एसेट यहाँ पर कौन सी आ रही है? नॉन करंट एसेट आ रही है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। क्या आ रही है? इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और रही बात आपकी बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, और ये आपकी आ रही है करंट एसेट। और करंट एसेट में किस तरह से लिखते हैं इसको? जो आपकी लास्ट में लिखते हैं एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम तो लास्ट में पहुंच जाएगा, इसका मतलब आपका डी जो है वो तो लास्ट में आ जाएगा। और उससे पहले आप लिख देते हैं अपना सबसे ऊपर होता है कैश। कैश यहाँ पर दिया हुआ है नहीं, बैंक भी दिया हुआ है नहीं। और उसके बाद होते हैं आपके बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल होते हैं, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल्स क्या होते हैं? बिल्स रिसीवेबल्स। तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल भी दिए हुए हैं आपके। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट तो लास्ट में चला जाएगा आपका डी। तो डी से कौन कौन से बन रहे हैं? या तो ये होगा फर्स्ट, या आपका थर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपको क्या लिखना है? सबसे बाद में क्या लिखेंगे आप? इन्वेस्टमेंट विनियोग को लिखेंगे। अब बात आती है, सबसे पहले आप बिल रिसीवेबल लिखेंगे तो डेटर्स लिखेंगे।
तो आप यदि बैलेंस शीट देखेंगे तो डेटर्स से पहले क्या लिखा जाता है, बिल्स रिसीवेबल लिखा जाता है। ठीक है, तो डी बिल्स रिसीवेबल लिखा जाता है। अब बात आती है एक्रूड इनकम, तो लास्ट में हमने लिख दिया। तो इन दोनों में से कौन सा लिखा जाता है पहले, बिल्स पेबल। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए, उसके बाद बी, उसके बाद क्या आ जाएगा, बी बी सॉरी बी नहीं, उसके बाद क्या आएगा, डी, सी, डेटर्स, और डेटर्स के बाद क्या आ जाएगा आपका, डी, लास्ट में डी आ जाएगा। और इनसे पहले अब क्या बचा, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो सबसे बाद में जाएगा बी, बी सबसे बाद में जाएगा इन्वेस्टमेंट, क्यों, क्योंकि नॉन करंट है। और बाकी ये जो करंट है, इन करंट में भी सबसे लास्ट में कौन सा लिखा जाता है, एक्रूड इनकम। तो ए सी डी बी शायद कोई सा नहीं होगा इसमें, क्योंकि इस क्वेश्चन में सर गलत आयोग गलत देता है और बाद में फिर प्रॉब्लम आती है। तो आप इसको सही आंसर क्या लिखेंगे इसका, ए सी डी बी। ठीक है, तरलता के आधार पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय स्वीकृत करता है, तो कौन करेगा स्वीकृत, तो वो करता है आप आयात हेतु, तो वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। 1 अप्रैल याद है आपको इसका, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, संशोधन एजेंट की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, जहाजी कंपनी के द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारी के द्वारा, आयातकर्ता के द्वारा, या निर्यातकर्ता के द्वारा। आयातकर्ता के द्वारा होती है, उसी को इसकी जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यवसाय को 1 जनवरी 1997 को क्रय करने हेतु 1997 को एक कंपनी का निगमन हुआ। वर्ष की औसत मासिक बिक्री की तुलना में जनवरी, मार्च और सितंबर की बिक्री 1.5 गुनी थी, तथा दिसंबर की बिक्री 2 गुनी और फरवरी की 3 गुनी की आधी थी। निगमन के पूर्व तथा निगमन के पश्चात की अवधि में बिक्री का अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर आपका 3 होगा। देखिए इसका आंसर 3 होगा। इसका सॉल्यूशन जो है नहीं है मेरे पास, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिचालन निष्पादन का सर्वश्रेष्ठ मापन प्रत्यय की दर होती है। बेस्ट मेजर ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट, फिक्स एसेट, शेयर होल्डर इक्विटी और इन्वेस्टेड। तो विनियोजित जो पूंजी होती है, जो विनियोजित होता है, विनियोजित शुद्ध पूंजी पर है। तो सही आंसर क्या होता है, शुद्ध विनियोजित शुद्ध पूंजी पर, पूंजी पर। इन्वेस्टमेंट ऑन नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू, नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू, चालू अनुपात, फिर चालू अनुपात दिया हुआ है। और आपको यहाँ पर देखिए करंट रेशो गिवन है, एसिड टेस्ट रेशो गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिक्विड एसेट पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है, करंट रेशो क्या होता है, करंट रेशो आपको होता है करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और क्विक रेशो या एडिट कैश रेशो क्या होता है, ये होता है लिक्विड या क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, करंट रेशो ये दिया हुआ है 2.8/1, और यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है 1.5/1। ठीक है, अब यहाँ वर्किंग कैपिटल भी दी हुई है। वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल होती है आपकी, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल होती है आपकी, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर यहाँ करंट लायबिलिटी मैं मान लूं x, तो करंट एसेट कितनी हो जाएगी 2.8x। तो यहाँ पर करंट एसेट और लायबिलिटी मतलब 2.8x, ये तो होगी आपकी करंट एसेट, और माइनस एक्स क्या होगी आपकी, ये आपकी लायबिलिटी हो गई। इधर दोनों को माइनस कर दे तो सामने क्या आता है 1,62,000। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एक कम हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1.8x, और इधर क्या आ जाएगा 1,62,000। इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखिए डेसिमल हटाएंगे, इधर जीरो लगाएंगे। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, मतलब 1,62,000 को डिवाइड करते हैं किससे, 18 से, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो
ये आ जाएगा, अच्छा एक जीरो और है, एक जीरो और है, तो ये आ जाएगा आपका 9 जा 18, 9 जा 162, और ये आ जाएगा आपका 90,000। तो देखिए एक्स की वैल्यू आ गई 19,000। इट मीन्स क्या हुआ कि जो आपकी करंट लाइबिलिटी है वो कितनी है, 90,000 की तो है करंट लाइबिलिटी। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है कि बताइए लिक्विड एसेट क्या होगी। तो अब आप एसेट देख लीजिए, लिक्विड एसेट क्या होगी। तो लिक्विड एसेट पहले निकाल लीजिए, अब करंट एसेट, तो करंट एसेट कितनी होगी, इसमें आप 2.8 में मल्टीप्लाई करेंगे 90,000 की। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2.8 में किसकी, 90,000 की, तो ये आपका आ जाएगा 2,52,000। तो ये तो आ गई आपकी क्या, करंट एसेट, 2,52,000। इसी तरह से यहाँ देखते हैं। अब क्विक एसेट में, क्विक एसेट कितनी है यहाँ पर, क्विक एसेट कितनी है, ये दी हुई है, ये दी हुई है क्विक एसेट आपकी इधर 1.5। तो देखिए यहाँ पर अगर इसमें देखें फॉर्मूले में, आपके पास क्या क्विक रेशो तो है, क्विक रेशो कितना है 1.5 अपॉन 1 इजिकल टू, क्विक एसेट आपको पता नहीं है, फाइंड करनी है, अपॉन क्विक लाइबिलिटी आपकी आ गई, क्विक लाइबिलिटी कितनी आ गई 90,000 आ गई, कितनी आ गई 90,000। तो आपकी क्विक एसेट कितनी होगी, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस वन की यहाँ हो जाएगी। तो क्विक एसेट बराबर आ जाएगा 1.5 इंटू 90,000। तो ये आपकी आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 135। कितना आ जाएगा आपका 135, और आपकी एक जीरो हट जाएगी, तो ये आ जाएंगी 3 जीरो। आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका 1,35,000, मतलब ऑप्शन आपका बी सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपसे, इधर दिया हुआ है कैश और इधर दी हुई है आपकी फूट के अनुसार अपना उत्तर आपको नीचे दिए, इनको मैच करना है और मैच करके देखना है क्या किसका आएगा। जैसे कैश दिया हुआ है, इक्विटी शेयर, परमानेंट शेयर, नॉमिनल एसेट और करंट एसेट। देखिए यहाँ पर रोकड़ है, प्रॉफिट है, अंशों का निर्गमन है, इशू और यंत्र पर यंत्र बट्टा, डिस्काउंट ऑन मशीनरी। तो देखिए जो आपकी कैश होती है, ये कैश जो होता है ये क्या होता है हमारी, ये होते हैं करंट एसेट होती है। ये तो इससे मैच कर गया, ठीक है। अब दो, अभी दो और बचे। उसके बाद आता है हमारा क्या फिर, अब देखेंगे हम प्रॉफिट को, इसको देखेंगे हम, प्रॉफिट को देखेंगे तो प्रॉफिट किसको मिलता है, प्रॉफिट जो दिया जाता है डिविडेंड के रूप में इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल पर होता है, समता पूंजी वालों को दिया जाता है। और उसके बाद आपका आता है कौन सा, उसके बाद आता है आपका सी, इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर जो है ये क्या है आपके, अंशों का निर्गमन। परमानेंट शेयर, स्थायी अंश, स्थायी अंश हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और जो डिस्काउंट है, बात है डिस्काउंट की करें, अब ये मत सोचना कि मशीन की नहीं, डिस्काउंट किस पर है, मशीन पर। तो मशीन पर डिस्काउंट जो है वो क्या होती है, नॉमिनल एसेट है हमारी। अगर आप इसको दिखा के चलते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हार्थन प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, एल्टन मेयो के द्वारा किया गया था, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हेनरी फ्योल किसके लिए जाने जाते थे, हेनरी फ्योल इज नोन फॉर, सो किसके लिए जाने थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए नहीं, ये तो टेलर थे। रैशनलाइजेशन के लिए जाते थे नहीं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए जाने जाते थे, बिल्कुल। तो ये प्रबंधकीय सिद्धांतों के, क्योंकि उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास एक वृत्त अवशिष्ट कोष है जिसका आप किसी फर्म में दीर्घकाल के लिए विनियोजन करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात आपको निर्णय लेने में सबसे अधिक फायदा उपयुक्त होगा। You have a large residual funds which you want to invest in a firm for the long term. Which of the following ratio will be the most appropriate for your decision? आपके डिसीजन के लिए कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, ग्रॉस बोरोविंग अपॉन नेट बोरोविंग, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन ग्रॉस कैपिटलाइजेशन, ग्रॉस डेट अपॉन ग्रॉस इक्विटी शेयर, नेट एवरेज प्रॉफिट अपॉन ग्रॉस शेयर कैपिटल।
सही आंसर होगा आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन ग्रॉस कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं, सत्य कथन आपको बताना है, सत्य कथन कौन सा है? तो सम उत्पाद वक्त रिज वर्क को वर्णन करता है, पहला ही सही है। उपयुक्त असत्य, असत्य नहीं है, पहला सही है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। सीमांत लागत होती है, तो जो सीमांत लागत होती है उसको आपको बताना है कौन सी होती है, वो होती है आपकी सेकंड। मतलब मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहे हैं, टोटल जितने भी आपने प्रोडक्ट बनाए हैं उनकी कॉस्ट लिखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ एन चीजों की, जो भी आपने, जैसे आपने 20 चीजें बनाई है तो 20 की लिख लो, इसमें से माइनस करो टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन, मतलब 19 चीजों की जो कॉस्ट है 19 की, उसको माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। एक व्यक्ति जो अमेरिका में रहता है, पहली बार 1 मार्च 99 को भारत आया, 20 फरवरी 2000 को अमेरिका वापस चला गया, कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 के लिए वह क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा आपका असाधारण निवासी, क्योंकि निवासी होने के लिए 182 दिन रहना जरूरी था। नेक्स्ट देखते हैं, हिंडाल्को से प्राप्त लाभांश का योग्य है, डिविडेंड रिसीव्ड फॉर हिंडाल्को विल बी द टैक्सेबल फॉर, सो किसके लिए होगा? राइट के लिए, ऑर्डिनेट सभी के लिए होगा, ऑल ऑफ दी अबव। यदि स्थायी लागत कितनी है? 4000 है, फिर लागत प्रति इकाई 2 रुपए, विक्रय मूल्य प्रति इकाई 3 रुपए, तो सम विच्छेद बिंदु क्या होगा? मतलब ब्रेक इवन पॉइंट आपको बताना। तो देखिए इसका फॉर्मूला, सबसे जो फॉर्मूला है इसके कई होते हैं, बीईपी, बीईपी, तो बीईपी का यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ फॉर्मूला लगेगा। अब आप कहेंगे कंट्रीब्यूशन तो है नहीं यहाँ, तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है आपका अपॉन फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट है आपकी 4000 रुपए, और अपॉन आपका क्या है? ये हो जाएगा आपका, ये 4 नहीं है 40 है, ठीक है, ये कितनी है? 40,000 है, तो इसको आप एक जीरो और यहाँ पर बढ़ा लें, एक जीरो और यहाँ पर आप ऐड कर लें, कितनी है आपकी? 40,000, ठीक है, ये आपकी 40,000 दिए हुए हैं, 40,000, तो फिक्स कॉस्ट 40,000, और अपॉन सेल्स क्या है पर यूनिट? आप यहाँ देखेंगे सेल्स आपकी 3 माइनस 2, तो ये 1 आ जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 40,000 करेक्ट आंसर होगा आपका। तो ऑप्शन आपका 3 सही होगा। इसके और भी फॉर्मूले हैं, जैसे बीईपी, बीईपी, इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है फिक्स कॉस्ट इनटू सेल अपॉन कंट्रीब्यूशन, और दूसरा क्या होता है इसके साथ साथ, और क्या होता है इसके साथ, एक बीईपी का फॉर्मूला ये भी होता है कि फैक्टर कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, पीवी रेशो। मैंने ये आपका चैप्टर कराया हुआ है, कहाँ? मैनेजमेंट के जो चैप्टर हैं कहाँ कराए मैंने? आरपीएससी के लिए कराए हैं मैंने, मैनेजमेंट के लिए, आप उन वीडियो को जरूर देख लें। वैसे यूपी में भी कराया है, उसमें ये डिटेल में मैंने समझाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लागत सिद्धांत कुल लागत का अध्ययन इसमें शामिल है, स्थिर लागत, चल लागत, औसत लागत, या दोनों? तो सही आंसर होगा दोनों। नेक्स्ट, निवास के आधार पर करदाताओं को कितनी जगह विभाजित किया जा सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस टैक्स पेयर में बी डिवाइडेड इनटू, तो ये बांटे जा सकते हैं आपके कितने? 4 कैटेगरी में इनको, 4 कैटेगरी में इनको बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी आयकर मुक्त है? तो आयकर मुक्त कौन होता है आपका? ये सभी आयकर मुक्त होते हैं, कृषि, एचयूएफ, आकस्मिक आय। नेक्स्ट देखते हैं, धारा के अंतर्गत छूट की वर्तमान सीमा क्या है? तो यहाँ पर जो, वैसे आंसर तो 3 है, बट क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा मिसिंग है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। बैंकिंग व्यवसाय करने वाली साझेदारी फर्म में अधिक से अधिक कितने साझेदार हो सकते हैं? तो देखिए उस टाइम तो अलग थे, उस टाइम तो 20 होते थे, लेकिन अब कितने हो सकते हैं? अब 50 साझेदार हो सकते हैं, आपको ये याद रखना है। जिसको, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 100 तक कर सकती है, लेकिन कितने होते हैं? मैक्सिमम 50 होते हैं, तो आपको 50 ही आंसर याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, लेखांकन का इस तत्व या अवधारणा लागू होती है, द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग आर एप्लीकेबल, सोल्व लेखांकन की स्थायित्व अवधारणा
कहाँ पर होती है? वो सभी पर होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप हो, बिजनेस हो, जॉइंट स्टॉक हो। स्वामित्व मतलब एंटिटी की, कि बिजनेस और बिजनेसमैन एक दूसरे से अलग होते हैं। आगे देखते हैं, आयकर अधिनियम के अनुसार व्यक्ति का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति का अर्थ होता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, हिंदू अविभाजित परिवार भी हो सकता है, और कोई फर्म भी हो सकती है। ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं, निष्पादन समीक्षा प्रबंध की तकनीक है। परफॉर्मेंस रिव्यू इज द मैनेजमेंट टेक्निक यूज। किस लिए यूज की जाती है? तो फाइंड आउट द मेरिट ऑफ द एम्प्लॉय, कर्मचारियों की योग्यता को ज्ञात करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट है आपका, निर्णय प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों पर ध्यान दीजिए। तो आपको ये चरण दिए हुए हैं और इनका सही से आपको बताना है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम होती है उसको डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, जितने भी आपके पास ऑप्शन है बेस्ट कौन सा हो सकता है। देन क्या होता है फिर? देन होता है आपका कंसिडरेशन ऑल्टरनेटिव्स, देखते हैं आप। कंसिडरेशन करते हैं ऑल्टरनेटिव्स को, और उसके बाद कंसिडरेशन करते हैं लिमिट ऑफ फैक्टर की। इसका मतलब ऑप्शन आपका 4 सही होगा। इनमें से कौन सा कार्यालय प्रबंध का तत्व नहीं है? तो कार्यालय प्रबंध का तत्व कौन सा नहीं है? वो होगा आपका मार्केटिंग। पहले भी ये मैंने बताया है। फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, टिकटों वाले पर, ये लिफाफों के टिकटों छापने पर होता है। पार्षद अंतरिम किनके बीच संबंध बनाता है? अंतर नियम की बात कर रहा है। तो जो बाह्य 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 लोगों के प्रति बनाता है वो तो है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और ये आंतरिक के अंदर बनाता है, ये कौन है? ये है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के सदस्य में परस्पर संबंध जो बनाता है, ठीक है, वो होगा आपका एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वह विवरण जिसमें किसी सभा में विकसित किए जाने वाले मामलों का विस्तार से खुलासा किया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? उस सभा को, उसको कहेंगे सभा की कार्यसूची। मतलब एजेंडा ऑफ द मीटिंग, के मीटिंग का क्या एजेंडा है, टोटल उस पर डिस्कस किया जाता है, क्या होना है क्या नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति एक समय में संचालक के पद पर अधिक से अधिक कितनी अधिक कंपनियों को धारण नहीं कर सकता? तो देखिए, यहाँ पर आंसर है आपका 10। 10 कंपनियों से ज्यादा कोई अधिक नहीं कर सकता। अ पर्सन कैन नॉट होल्ड द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ मोर देन। 10 कंपनियों से अधिक कंपनियों पे वो ज्यादा डायरेक्टर नहीं रह सकता। इनको आपको मिलान करना है, मैस्लोन, हर्जबर्ग, एल, और देखिए यहाँ पर आपका उर्वरिक भी दिया हुआ है और मैकग्रेगर भी दिया हुआ है। तो अगर आपने एक भी याद कर रखा है तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जैसे आपका अगर बात करें फर्स्ट की, ए की, तो ए किससे मैच हो सकता है? ए हो सकता है आपका आवश्यकता को क्रमबद्ध। देखिए आवश्यकताओं को जो क्लासिफाई किया था, बांटा था, वो मैस्लो ने बांटा था, ठीक है। और पहला तो आपका यही होगा। अब आप देखिए ए में कहाँ आ रहा? थर्ड, थर्ड आ रहा में फोर्थ, तो आपका फोर्थ ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तोलक लिवरेज अनुपात कौन सा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिवरेज रेशो? तो लिवरेज रेशो डेब्ट टू इक्विटी को ही कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं, जो अनुपात विश्लेषण किसी कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता के विभिन्न विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो ये बात यहाँ पर सही है, बिल्कुल होता है। रेशियो एनालिसिस इज द इम्पोर्टेंट टूल टू गेन नॉलेज about the financial soundness of the company. It is right. And our ratio analysis is the only guide नहीं होता, तो ये गलत है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित को पढ़िए और नीचे आंसर देना है आपको। क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट इज कैलकुलेटेड एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। किसकी बात कर रहे हैं? क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट को। तो बात तो सही, अच्छा यहाँ पर ये सही कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा, स्टॉक वैल्यूएशन इज नेसेसरी टू असर्टेन द प्रॉफिट बाय द प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। स्टॉक वैल्यूएशन करना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट करते हुए, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि इसका वैल्यूएशन करो आप। वर्किंग ऑडिट इज स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट फॉर द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। वर्किंग ऑडिट क्या जरूरी होती है? ये भी जरूरी नहीं है। गार्डनर बनाम मर्रे मामले में साझेदारी फर्म के किसी साझेदार के दिवालिया हो जाने पर हिसाब किताब तय करने से है, बिल्कुल है। अगर दिवालिया हो जाता तो कैसे करते हैं, ये बात सही है। तो इसमें मतलब आपको पहला और फोर्थ सही है, तो ऑप्शन आपका दूसरा सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक फर्म का चालू अनुपात दिया हुआ है 2:1। निम्नलिखित में से सुझाव आप अनुपात को अच्छा बना सकते हैं, मतलब इसको और इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, करंट रेशो आपको पता है, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब आपको ये इंक्रीज करना है, तो या तो आप करंट एसेट को इंक्रीज कीजिए या करंट लाइबिलिटी को डिक्रीज कीजिए। अब आप चलिए अपने क्वेश्चन पर, पेइंग ऑफ द करंट लाइबिलिटी। अगर आप करंट लाइबिलिटी को पे कर दोगे तो देखिए आपकी करंट एसेट भी कम हो जाएगी और आपकी करंट लाइबिलिटी भी
कम हो जाती है। बोरोविंग मनी, अगर आप बोरोविंग कर रहे हैं इंटरेस्ट पर, प्रोमिसरी नोट दे रहे हैं उसको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो ये क्या होगा, करंट लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इससे तो और ये डाउन चला जाएगा। आगे देखते हैं, बाइंग गुड्स बाय पेइंग कैश, आपने गुड्स खरीद लिया कैश देकर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, एक एसेट कम होगी, दोनों ही करंट एसेट में आने वाले हैं। बाय गिविंग अ प्रोमिसरी नोट ऑफ बियरिंग इंटरेस्ट ऑन लेंडर टू पे हिज एंटायर डेप्ट, जो एक आपका ऋणदाता को उसके पूरे आप ब्याज का भुगतान करना चाह रहे हैं, तो जब ब्याज का भुगतान करोगे, कैश दोगे उसको, तो कैश तो कम हो जाएगा, कैश कम होने से करंट एसेट कम हो जाएगी, तो इसको भी यूज नहीं कर सकते। एक पहला ही आंसर आपका ऐसा रहा है जिसमें आप इसको पे ऑफ द करंट लाइबिलिटी, आप करंट लाइबिलिटी को पे कर दीजिए, तो आपकी क्या हो जाएगा इससे, या आप देखिए करके देख लीजिए सेम अमाउंट से। देखिए, आपका मान लेते हैं दो, आपका 20,000 रुपए का करंट एसेट है, और बी आपकी जो करंट लाइबिलिटी है वो है आपकी 10,000 रुपए की। ठीक है, अब आप इसमें से कैश कैश दे दीजिए किसी को, आप दे दीजिए 5,000 रुपए दे दीजिए, तो कितना बचेगा, 5,000 देने पर ऊपर तो बचेगा 15,000, क्योंकि कैश कम हो गया, और नीचे कितना बचेगा, नीचे भी 5,000 बचेगा, क्यों, क्योंकि आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी तगादा भी खत्म होगा। अब डिवाइड करके देखो तो 5 3 जा रहा है, इसका मतलब रेशो बढ़ गया, और यहाँ पर कितना था, 2:1 था, तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, मूल्यों में वृद्धि की अवधि में निम्नलिखित स्कंद मूल्यांकन पद्धति में कौन सी पद्धति बेचे गए माल को उच्चतर लागत को प्रकट करेगी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक वैल्यूएशन मेथड will reveal a higher cost of the goods sold during a period of rising prices, जब प्राइस बढ़ रहे थे तब आपने जो गुड्स बेचा था, तो उस पर कौन सी करेगी, वो करेगी आपकी लीफो, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। नेक्स्ट देखेंगे, प्रबंध को आज ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जिसमें अन्य के द्वारा कार्य किया जाता हो, अन्य के साथ कार्य किया जाता हो, साथ कार्य करते हुए अन्य के द्वारा कार्य करवाया जाता हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैनेजमेंट इज टुडे रिगार्डेड एज अ प्रोसेस इन विच वर्क इज डन बाय द अदर्स व्हाइल वर्किंग टुगेदर, जब किसी दूसरों के साथ हम काम मिलकर काम करते हैं और उनसे भी कार्य कराया जाता है, तो उसको कहते हैं आज मैनेजमेंट। ऑप्शन आपका फिर सही होगा। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट 1954 पुस्तक का लेखक कौन था, तो ये थे आपके पीटर ड्रेकर। नेक्स्ट देखते हैं, वर्कर्स मैनेजमेंट को कमीशन देने के बाद बचे हुए शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन जनरल मैनेजर को मिलता है। जनरल मैनेजर को कमीशन देने के बाद बचे शुद्ध लाभ पर 5% कमीशन वर्कर्स मैनेजर को मिलता है। कोई भी कमीशन दिए जाने से पूर्व लाभ की राशि 7,500 है। वर्कर्स का वर्कर मैनेजर कमीशन निकटतम रुपये तक कितना होगा, तो ये मैंने कल भी समझाया था आपको, परसेंटेज वाला, यहाँ भी वही चक्कर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। कल भी इसी तरह का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षणीय पद्धति नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन की कौन सी मेथड नहीं है, इंश्योरेंस मेथड पॉलिसी, या डिमिनिशिंग रिटर्न मेथड, एडिशन ऑफ यूनिट ऑफ ईयर्स मेथड, रिप्लेसमेंट ऑफ कॉस्ट मेथड। सो फोर्थ आंसर इज करेक्ट हियर, दिस इज नॉट अ वैल्यू ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, जब अंशों को जब्त कर लिया जाता है, मतलब फॉरफिटेड कर लिया जाता है, तो पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। तो जब हम फॉरफिटेड करते हैं शेयर को, तो हमारी जनरल एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट को तो करते हैं हम डेबिट, और टू कर देते हैं हम, जो हमारी कॉल्स इन एरियर्स होती है उसको हम डेबिट कर देते हैं, और साथ में टू कर देते हैं फॉरफिटेड अकाउंट को भी हम क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पर पूछा है कि आप जो कैपिटल अकाउंट को डेबिटेड करते हैं, तो ये किस अमाउंट से करते हैं, तो ये करते हैं हम कोल्ड अप अमाउंट से, मतलब जितना भी पैसा मांगा जा चुका है। तो यहाँ देखते हैं आंसर क्या है, कोल्ड अप और शेयर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, मतलब जितना पैसा हमने मांगा है, चाहे वो मिला हो चाहे वो ना मिला हो। जैसे हमने 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए में हमने 8 मांगे हैं, और 8 में से हमें मिले हैं केवल 2 रुपए मिले हैं, अभी 6 नहीं मिले, तो हम 8 रुपए को यहाँ पर लिखेंगे, और 2 रुपए हमें जो कोल्ड अप है, कॉल इन एरियर से जो नहीं मिले वो यहाँ लिखेंगे, जो मिल गए उसको फॉरफिट में लिखेंगे। ऑप्शन आपका थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कंपनी क्रय कर सकती है अपने
समता शेयर को, पूर्वाधिकार अंशों को, ऋण पत्रों को, इक्विटी शेयर को, प्रीफरेंस शेयर को, डिबेंचर्स को, तो इन सभी को अपने को वो क्रय कर सकती है, जिसको बायबैक कहते हैं। फर्म के वितरण पर एक दायित्व चुकाए जाने पर जिसका लेखा नहीं किया गया था, जिस खाते को डेबिट किया जाता है वह क्या है? आपने डिसोल्यूशन किया है फर्म का, और उस समय पर एक लाइबिलिटी थी जो पहले से नहीं थी, मतलब जिसको हम कह सकते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट थी। तो अनरिकॉर्डेड आपकी क्या थी? लाइबिलिटी थी। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, जो आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, आप उसमें इसको क्या कर देंगे? डेबिटेड कर देंगे। तो ऑप्शन आपका थर्ड सही होगा, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, और रियलाइजेशन अकाउंट में जब आप पेड करते हैं पैसा तो डेबिट में लिखते हैं, और आपको मिलता है तो बाय कैश क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहाँ पर लाइबिलिटी आपकी ऐसी थी जो पहले से थी नहीं, बट आप उसको पेड कर रहे हो तो वो करंट डेबिट साइड में लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 पार्टनर हैं, उनका जो रेशो है ये है, और वो साझेदार बनाने के बाद उनका त्याग अनुपात क्या होगा? सॉरी। तो 3 पार्टनर हो गए एबीसी, और उनका प्रॉफिट कितना, कैसे बांटते हैं प्रॉफिट? 4-3-2 में। आफ्टर मेकिंग डी, अब डी को भी पार्टनर बना लिया, तो पूछ रहे हैं उनका सैक्रिफाई रेशो क्या होगा? तो देखिए, जब डी को बना लिया, कुछ नहीं दिया, डी को कितना देना है? इसका मतलब डी को जो देंगे 1/4 देंगे, और नया जो रेशो होगा इनका, वो आप इनका इक्वली होगा, 1/4 1/4 1/4। तो अब इनका सैक्रिफाई रेशो देख लेते हैं, और सैक्रिफाई रेशो में हम कैसे देखेंगे कि इनको ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो इनका पहले रेशो देखते हैं। ओल्ड रेशो, पहले ए की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ए को देखते हैं, ए को पहले कितना मिलता था? ए को पहले मिलता था 4/7 to 9, 4/9। इसमें से माइनस कर देते हैं। अब कितना मिल रहा है उसे? अब मिल रहा है 1/4। तो इसको सोल्व कर लेंगे। दूसरा चलते हैं बी की तरफ, बी को देखते हैं। बी को पहले कितना मिलता था? 3/9। अब कितना मिल रहा है? 1/4 मिल रहा है। अब सी को देखते हैं, सी को पहले कितना मिलता था? 2/9 मिलता था, अब कितना मिल रहा है? 1/4 मिल रहा है। तो इनको सोल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इनका, क्या? 36 ले लेते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे इसको, 9 से 36 को, 4 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 माइनस 4 से इसको माइनस करें, डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा आपका। ठीक है। और इसी तरह से दूसरे का देख लेते हैं, बी का। बी का भी 36 एलसीएम। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? इससे काटेंगे 4, 4 3 जा 12, माइनस 4 से काटेंगे 9, 9। तीसरे का भी देख लेते हैं, 36 लेते हैं एलसीएम, और यहाँ 4 आएगा, 4 2 जा 8, माइनस 9 1 जा 9। ठीक है, 9 1 जा 9। तो इसका इसमें कैसे आ रहा है भाई? 4/9। चलो, 4 जा 8, माइनस 9, 9 1 जा 9। इसका कहाँ? ये तो सेक्रीफाई नहीं कर रहा, ये तो गेन कर रहा है। A, B, C are partner in a firm. Their profit sharing ratio is this. After making D as a partner, their sacrifice ratio. तो उनका sacrifice ratio क्या होगा? तो sacrifice ratio क्या होगा? और जब आने वाले का कुछ नहीं दिया होता तो sacrifice ratio भी वही होता है, जो है वही होता है। हाँ, अगर ये नहीं दिया होता, सॉरी इसको मैं गलत करने लग गया, अगर ये नहीं दिया होता कि आने वाले को कितना देंगे या कैसे देना है, अगर ये नहीं होता आने वाले को कितना देना है, तो जो इनका ओल्ड रेशो होता है, ओल्ड रेशो जो होता है वही होता है इनका सैक्रिफाई रेशो भी होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है इनका? ओल्ड रेशो 4:3:2 है, यही इनका क्या हो जाएगा? सैक्रिफाई रेशो भी होगा। तो ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, पुनः निर्यात व्यवसाय में क्या सम्मिलित है? वस्तुओं का निर्यात, वस्तुओं का आयात, नए आयात, नए निर्यात, आयातित वस्तुओं का एवं सेवाओं का निर्यात। आंसर आपका फोर सही है, क्योंकि देखिए, हम आयात करते हैं निर्यात करने के लिए, उसे बोलते हैं हम पुनः निर्यात। ठीक है, मतलब री एक्सपोर्ट उसको बोलते हैं, कि हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, यूज करने के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था माल के आयात के लिए विदेशी विनिमय को स्वीकृत करती है? तो वो कौन सी होती है? आपकी रिजर्व बैंक होती है। ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है, ऐसे भी पहले होते थे, लेकिन याद रखना ये चीजें अब नहीं होती हैं। ये तो हम क्वेश्चन पेपर कब का देख रहे हैं? 2000 का देख रहे हैं।
करना इसलिए जरूरी है, पता नहीं कब रिपीट हो सकता है क्वेश्चन कोई, तो इसलिए ये सभी क्वेश्चन पेपर करने जरूरी हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइबर कम है और ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप सब्सक्राइबर किस तरह से इंक्रीज करते हैं। स्थिति विवरण किसी विशेष स्थिति को व्यवसाय की रोकड़िया मूल्य दर्शाता है। देखिए बैलेंस शीट जो होती है वो क्या शो करती है, किसी एक पर्टिकुलर डेट को वैल्यू करती है, बिजनेस की वैल्यू को दिखाती है कि वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर ये बात सही कही गई है, बात तो ये सही है कि एक डेट को दिखाती है। बैलेंस शीट इज द, और बीपीएससी में भी पूछा था ये क्वेश्चन अभी बिहार में। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन विच आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ द अकाउंट्स। और ये एक्चुअल जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड किए हैं उन्हीं ट्रांजैक्शन पर बैलेंस शीट बनाई जाती है, ये भी है। इसीलिए तो बैलेंस शीट क्या करती है, करेक्ट स्थिति बताती है। इसका मतलब ऑप्शन पहला ही सही होगा। कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रावधान का अर्थ निम्नलिखित लाभों को रोक कर रखना है। वैसे तो उस समय इसका आंसर ये था, किसी ऐसे दायित्व के लिए जिसकी राशि बहुत सही रूप से निर्धारित की जा सकती है। वैसे अब कौन सा चलेगा, अब तो हम किसके अनुसार चलते हैं, 2013 के कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। विभाज्य लाभ से अलग की गई, बाहर विनियोजित की गई राशि को जाना जाता है। द अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम द डिविजिबल प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ नॉन एज। आपका बिजनेस है, आपने बिजनेस में से एक अलग पैसा निकालकर कहीं उसको इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं, फंड बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, सीक्रेट रिजर्व। तो उसको बोलते हैं रिजर्व फंड या फंड। यहाँ आंसर क्या दिया है, फंड दिया हुआ है, तो आप फंड ही लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्रियात्मक संगठन की अवधारणा किसने दी थी। देखिए दोनों के आगे हैं, फ्योल के भी और टेलर के भी, तो ये किसने दी थी, एफ डब्ल्यू टेलर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको वो बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑथोरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, डेलीगेटेड ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड सिमुलेटेनियसली और नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन आपका पहला ही सही होगा, उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। नियोजन संबंध है, प्लानिंग किससे रिलेटेड होती है, तो प्लानिंग रिलेटेड होती है फोरकास्टिंग से, बजटिंग से, पॉलिसी मेकिंग से, सभी से, इन सभी से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बिजनेस था, समायोजित शुद्ध लाभ उसका 2 लाख था, विनियोजित पूंजी उस पर 12,50,000 थी। ख्याति का आंकलन, अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय पर होना है। प्रत्याशित प्रतिफल 10 दिया हुआ है, ख्याति का मूल्य आपको बताना है। तो सही आंसर होगा आपका सेकंड। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। इकेरा लेखा प्रणाली दोषपूर्ण होती है क्योंकि प्रणाली के अंदर क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम इज फॉल्टली बिकॉज अंडर दिस सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, बात सही है। ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन नॉट बी प्रिपेयर, ये भी बात सही है। बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर, ये भी सही है। ऑल ऑफ दी अबाउट, तो ये सभी कैन नॉट बी प्रिपेयर, ये सभी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए व्हाट इज द विल बी द अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर फंड। तो आपको अगर बैलेंस शीट याद है तो बैलेंस शीट में आपसे पूछा है कि बताइए शेयर होल्डर फंड की राशि कितनी होगी। तो शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल आ जाती है, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाते हैं। तो देखिए शेयर कैपिटल में यहाँ प्रीफरेंस शेयर दिए हुए हैं आपको 18 लाख के, आपको 18 लाख के, आपको क्या गिवन है, ये दिए हुए आपको इक्विटी शेयर एंड प्रीफरेंशियल शेयर दिए हुए हैं आपके 2 लाख, तो 2 लाख ये भी ऐड हो जाएंगे, 2 लाख ये भी ऐड हो जाएंगे। अब आप ये 2 लाख ये ऐड हो जाएंगे। उसके बाद जनरल रिजर्व दिया है, तो रिजर्व भी किस में आ जाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में ही आ जाते हैं, तो 73,000 ये आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 41,000 का क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट है, 41,000 ये हो जाएगा। प्रारंभिक व्यय इसमें नहीं आते हैं, अल्पकालीन दायित्व ये दायित्व में आते हैं, रिजर्व शेयर होल्डर फंड में नहीं आते हैं। अब आप ये देखिए कि ये कितने होंगे। देखिए अगर फर्स्ट 2 को ही ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा, तो देखिए आप यदि इन शुरू वाले 2 को ही ऐड करते हैं तो यही क्या हो जाते हैं, ये भी आपके 20 लाख हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आंसर आप देखेंगे सभी आंसर कम दिए हुए हैं, ना कोई लॉस है ना कोई एक्सपेंसिव है ऐसा, ना कोई लॉस है यहाँ ऐसा जो आपका शेयर होल्डर फंड को कम करेगा। शेयर होल्डर फंड को क्या कम कर सकता है, 20,000, 20,000 भी आप कम करोगे 20 में से तो भी आंसर इससे ज्यादा ही आ रहा, क्योंकि आगे जो बैठे हुए हैं दोनों
ये भी 1 लाख आपके 11,000 या 10,000 ये भी बना देंगे। तो आप इन सभी को ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें से कोई सा आंसर करेक्ट नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक सीमेंट फैक्ट्री, एक इस्पात कारखाना तथा एक रासायनिक कंपनी संयोजन करती है तो इसको आप क्या कहेंगे? क्षैतिज संयोजन कहेंगे, उद्दीय संयोजन कहेंगे, विकर्णीय कहेंगे, चक्रीय कहेंगे? तो हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन कहेंगे, राइजिंग कॉम्बिनेशन कहेंगे, डायगोनल कॉम्बिनेशन कहेंगे या साइक्लिक कॉम्बिनेशन? तो इसको आप साइक्लिक कॉम्बिनेशन कहेंगे। एक फैक्ट्री है सीमेंट, एक इस्पात की और एक रसायन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका दो तीन तीन पार्टनर हैं एबीसी, और इन पार्टनर का लाभ हानि अनुपात जो है, ये लाभ हानि अनुपात ये है इनका, मतलब जो प्रॉफिट बांटते हैं वो ऐसे बांटते हैं। फर्म का क्या कर रहे हैं? विघटन कर रहे हैं, डिसोल्यूशन कर रहे हैं। साझेदारी का विघटन तथा वसूली से जब जितनी राशि प्राप्त होती है उसे तभी बांटने का निर्णय किया। साझेदार की पूंजी कितनी थी? एक ने कैपिटल लगाई है 10,000, एक ने 9, और तीसरे की है 5,000। बी का ऋण कितना है? 3,000 है, और लेनदार है आपके 6,000। तो संपत्ति से प्राप्त राशि तथा व्यय निम्न प्रकार थे, और इस तरह से संपत्ति से पैसा ये आया है और व्यय खर्चे ये हुए हैं। तो बी को कितना मिलेगा? तो आपको क्या करना है, आपको संपत्ति से कितना पैसा आया इनको आप लिख लीजिए, और इसमें से पहले क्या करेंगे, इनकी कैपिटल भी दी हुई है, ये तो संपत्ति से पैसा आया और ये गया, तो इसमें से ये माइनस कर दीजिए, और जो भी बचे इनके रेशो में बांट दीजिए, तो आंसर आपका फोर्थ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट? सो फोर्थ इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मद के परिणाम वित्तीय संसाधनों का प्रवाह होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड बी रिजल्ट इन फ्लो ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज? क्रेडिट सेल ऑफ बिल्डिंग, इशू ऑफ बोनस शेयर, रिटर्न ऑफ गुडविल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू द जनरल रिजर्व? सो फर्स्ट इज क्रेडिट सेल ऑफ बिल्डिंग। इससे क्या होगा? इससे फ्लो ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होगा, मतलब पैसा आएगा। जब फ्लो इनफ्लो होगा, क्योंकि पैसा इसमें आता है अगर बिल्डिंग को आप बेच रहे हैं। इशू ऑफ शेयर में, बोनस शेयर में, इसमें आप बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तो अपने कर्मचारियों को ही। गुडविल आपकी कम हो रही है, ये तो आपको लॉस हो गया, और जनरल प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो, पैसा बाहर से नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी वर शेयरिंग ए बे दो पार्टनर हैं, ए बी वर टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉसेस 3:2। ए बी साझेदार है, 3:2 में अपना प्रॉफिट बांटते हैं। लैंग्वेज इतनी बेकार दी होती थी क्वेश्चंस की तब, बहुत बेकार लैंग्वेज दी होती थी। अब वही लैंग्वेज बिल्कुल सेम यहाँ पर आपको लिख के दी हुई है। अब आप अंदाजा लगाइए कितनी घटिया लैंग्वेज होती थी। ना जाने कितने इसमें ऐसे क्वेश्चन है जिसकी लैंग्वेज बहुत बेकार दी हुई है। बट ये कहना क्या चाह रहा है वह मैं उसी तरह से इसको रीड कर रहा हूँ, उसी तरह से मैं इसको पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, उसी तरह से मैं सोल्व करता हूँ इसको। बाकी अब ऐसा खैर नहीं है। अब आप देखिए लास्ट वाला पेपर उठा के देखेंगे जो अभी हुआ था, तो उसको 21 में तो देखिए उसमें लैंग्वेज ठीक थी। ठीक है, उसको आप जरूर देख लें। तो दोनों पार्टनर हैं, और क्या करें, वे सैको साझेदार प्रवेश देते हैं, मतलब एक सी को भी एडमिट कर रहे हैं, जो ऐसे उसके लाभ का 1/3 तथा वैसे उसके लाभ का 1/2 प्राप्त करेगा। तो सी जो है, सी क्या करेगा, दोनों से ही हिस्सा लेगा। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तो है ए और एक है बी, एक है ए और एक है बी, यहाँ लिख लेता हूँ ए, और ये दो बी हैं। ए को कितना मिलता है? तो पूछ रहे हैं कि बताइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो ए को कितना मिलता है, ए को मिलता है 3/5, बी को कितना मिलता है 2/5। ठीक है, अब सी को कितना मिल रहा है, सी क्या लेगा, सी लेगा, कह रहा है कि सी जो है ए से उसके अंश का 1/3, मतलब सी कह रहा है कि जो ए आपको मिलता है ना 3/5, उसका मुझे 1/3 दे दो, प्लस फिर ये बी से कह रहा है, बी से कह रहा है कि जो आपको मिलता है ना 2/5, इसका 1/2 मुझे दे दो। तो ये इसको मिल रहा है सी को। ठीक है, तो अब यहां से कितना माइनस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे 3/15, और इसमें से कितना माइनस करेंगे, यहां से माइनस करेंगे
2/10 कैसे आया ये? इनको सोल्व करके तो ये तो कम हो जाएगा ए के में से, और ये कम हो जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये कम हो जाएगा बी के में से। ठीक है, ये सी को मिलेगा। एलसीएम ले लेंगे इनका 15, तो यहाँ 3 3 जा 9 -3, और इधर कर लेंगे आपका 10 30 30 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर आपका 6 12 -3 6, और इनको ऐड कर लेंगे तो आंसर, आप इसको सोल्व कर लें और आंसर आ जाएगा आपका सेकेंड। ठीक है, इसके जैसा अभी तो मैंने सोल्व किया था, जो भी आएगा यहाँ रेशो वही आपका फाइनल रेशो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी को रहतियों का मूल्यांकन 7,000 रुपए है, और अच्छा चलो मैं पूरा कर देता हूँ। ठीक है, इसको पूरा कर देता हूँ, आगे देख लीजिए यहाँ। थोड़ा ये था, बस टाइम बचा लिए, जितना बच जाए उतना अच्छा है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 15 और 3 प्लस 10 और 2। ठीक है, अब इनको फिर ऐड करना है, रेशो आगे तभी चलेगा। अब एलसीएम ले लेते हैं इनका। हाँ, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 6/15, और यहाँ पर बचा क्या? 6/15, और यहाँ पर इसका क्या जाएगा? इसमें भी 30 एलसीएम ले लेते हैं, और इनको ऐड करेंगे तो यह जाएगा 2 3 जा 6, और प्लस 10 से 3, 10 से 3 और 3 2 जा 6, इसका 12 आ जाएगा। तो कितना आ रहा है इनका? एक का तो आ रहा है 615, एक का आ रहा है 615, दूसरे का आ रहा है 6/15, सॉरी, पहले का तो 15 ठीक है, दूसरे का 30, 6/30, दूसरे का आ रहा है 6/30, 6/30, और तीसरे का क्या आ रहा है रेशो आने वाले का? उसका आ रहा है आपका 12/30, 12/30। तो नीचे सभी के 30 बनाएंगे, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई यहाँ 2 की ऊपर होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा? 12/30, और ये क्या हो जाएगा? 6/30, और यहाँ 30 है ही, तो 30 30 हट गया, नीचे से क्या आ गया? 12 6 12, और छोटा कर लेंगे, 6 2 जा 6 1 जा 6 2 जा 2:1:2, मतलब दूसरा आपका यहाँ सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 जनवरी 2003 को रहतियों का मूल्यांकन 7,000 था, और 1 जनवरी को 23,000 रुपए का रहतियों को क्रय किया गया, क्रय भी किया गया 1 जनवरी को। उसी समय अवधि में विक्रय की लागत कितनी थी? 21,000 रुपए थी, और 21 जनवरी को रहतियों का मूल्यांकन क्या होगा? तो देखिए, रहतियों का मूल्यांकन क्या रहा है, तो रहतिया मतलब आप स्टॉक अकाउंट भी बना सकते हैं। देखिए, जनवरी 2001 में कितना था? तो आपका 7,000 रुपए था बैलेंस बीडी। ठीक है, और जनवरी, और ये कब था आपका? जनवरी में आपको क्रय भी किया गया, 23,000 रुपए की क्रय और की गई है जनवरी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? किया गया उसी अवधि में विक्रय की लागत, विक्रय की लागत दी हुई है, विक्रय जो किया गया है वो 21,000 का विक्रय किया गया है। तो रहतियों का मूल्य पूछ रहा है, 21,000 का किया गया है यहाँ पर, तो देख लीजिए 30 में से 21 गए 9, तो 9,000 का आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एल्टन मियो का मुख्यतः योगदान क्या था? एल्टन मियो का, तो इन्होंने क्या किया था? मानवीय संबंध का अधिगम या मानवीय प्रबंध का सिद्धांत इन्होंने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है? ये तो आपके टेलर हैं, अभी बात हुई थी इनकी। आगे है, इनको आपको लिस्ट मैच करनी है इनकी, और लिस्ट मैच कर लेते हैं। तो एक कौन है? अंशधारी। ठीक है, अंशधारी कौन होते हैं? पेमेंट ड्यू टू एट द एंड ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, डेटर्स, and choose your answer of the given below. Debtors, barrier debentures। देखिए, अंशधारी ए को आप किससे मैच करेंगे? यहाँ पर ए को करेंगे आप को ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर जो होते हैं ओनर होते हैं कंपनी के। ठीक है, और ए का तीसरा कहाँ आ रहा? केवल दूसरे में ही आ रहा है, तो देखिए इससे आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वेट विश्लेषण किससे संबंधित है? तो ये वेट विश्लेषण जो है ये आपका किससे है? इन्वेंट्री कंट्रोल से संबंधित है, मतलब ये कोस्ट चैप्टर से लिया गया है, कोस्ट को हम करा रहे हैं। वैसे मैंने कोस्ट के लिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर मुझे पूरा कराना है, ठेका का आपका कॉन्ट्रैक्ट मेथड, तो आप उसको भी अगर आप इच्छुक हो तो मैं करा दूंगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पीजीटी में पूछता है, और मैं जान मानता हूं कि अभी तक ये शायद किसी चैनल पर भी नहीं कराया है।
ठीक है, तो अगर आपने कर लिया है तो नो प्रॉब्लम, और अगर आपने नहीं किया है तो इस चैप्टर को अच्छे से कर लें, या मुझे बता दें, इस चैप्टर को मैं डिटेल में आपको करा दूंगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्ट्रैक्ट मेथड, तो आप बता देना अगर आपको इसको कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित व्यय समूह में कौन सा व्यय प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस पूछ रहा है, तो ये तो किसका 11th क्लास का क्वेश्चन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से पूछा है। सैलरी, वेजेस, देखो सैलरी तो इनडायरेक्ट होती है, वेजेस होती है डायरेक्ट। स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन, ये भी क्या है आपके स्टेशनरी। टेलीफोन, टेलीफोन किस में आ जाएगा, इनडायरेक्ट में। वेजेज, इनपुट, कन्वेंस एक्सपेंसिव एंड लोकल टैक्सेस, ये आपका 3 सही होगा। ठीक है, माल बनाने से पहले का खर्चा है, ये डायरेक्ट अफेक्ट करता है माल बनाने को। ठीक है, देखिए ये जो 2000 में पेपर हुआ था, इसमें केवल 85 क्वेश्चंस थे, लेकिन अब कितने आते हैं, अब के अनुसार आपको तैयारी करनी है, क्योंकि देखिए मैंने सभी आपको यहाँ कराए हैं, तो अब आप क्वेश्चन अब के हिसाब से देखेंगे। और अब आपके क्वेश्चन देखिए, उस टाइम तो जो पहला ये पूछा गया था, तब तो आपके 85 थे, लेकिन अब आपको याद रखना आप कितने आते हैं, 125 आते हैं, क्योंकि अब जो पेपर आपका हो रहा है वो पुराने पैटर्न पर ही हो रहा है। इसलिए मैं प्रीवियस क्वेश्चन को आपसे बार बार कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है मेरे चैनल पर ही आप करो, जहां से भी आपको अच्छे लगे, जहां भी आपको कम समय में हो जाए, उन इनको सोल्व कर लो। दूसरी बात, ये आपको मेरे जो चैनल है, हक आपका टेलीग्राम चैनल है, आप वहां भी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वहां ये पेपर सभी मैंने फ्री में डाले हुए हैं, तो आप वहां भी इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ऑनलाइन ही देखें, इनको आप ऑफलाइन भी सॉल्व कर सकते हैं। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट समझ लीजिए, या एक एडवाइस समझ लीजिए, आप पेपर देने से पहले इन जो मैंने आपको 2000 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन पेपर कराए हैं, आप इनको सोल्व जरूर करें, तभी आप एग्जाम देने जाएं। और दूसरी बात, किसी भी आयोग के इंडिया में जितने भी पेपर हुए हैं, आप उनको पीजीटी लेवल के आप उनको सोल्व जरूर कर लें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें यदि फर्स्ट टाइम आए हैं, और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉक टेस्ट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।